वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन यूपीपीएससी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम घटना चक्र दृष्टि के करंट अफेयर्स के साथ डील कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल ऑब्लिक नेशनल अफेयर्स। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ है आपके सामने, आप देख सकते हो कि आप पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्रोवाइड किया गया है। तो 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 पार्टीज हैं उनसे नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया। ये कौन कौन सी पार्टीज हैं? तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई है। एंड एक जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उस पार्टी को नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रोवाइड किया है। तो ये किस बिहाफ पे डिसीजन लिया गया है? तो जो डिफरेंट इलेक्शंस रहे 2014 और 2019 के अंदर लोकसभा के पोस्ट जो रहे, उसके अलावा 2014 से लेके अब तक जो 21 मतलब काफ़ी सारे जो स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस हुए हैं, ऑन बिहाफ ऑफ दैट ऑल, उसको रिव्यू करते हुए इन्होंने यहाँ पे फाइनली डिसाइड किया है कि 3 पार्टीज को हम निकाल देंगे, आपको हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो दिल्ली, गोवा, पंजाब के अलावा रिसेंटली गुजरात इलेक्शन के अंदर आपने 12.92% जो वोट्स हैं वो अचीव किए हैं, काइंड ऑफ, है ना। और इस तरह से जो आप है वो एक तरह से 4 राज्यों के अंदर है पार्टी, तो इसको नेशनल पार्टी का दर्जा प्रोवाइड किया गया है। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि कितनी पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टीज हैं अभी राइट नाउ। तो 6 पार्टीज हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। एक तो है आम आदमी पार्टी, एक है बहुजन समाज पार्टी, एक है भारतीय जनता पार्टी, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फाइनली लास्ट पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। तो ये जो है पार्टीज वो हैं अभी राइट नाउ राष्ट्रीय पार्टियाँ। तो किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या अहर्ताएं जरूरी होती है? तो ये 3 कंडीशंस दी गई है। किसी भी कंडीशन को यदि पार्टी पूरी करती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और ये कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इसके रिगार्डिंग 2019 इनकी एक हैंडबुक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको नेशनल पार्टी कब बताया जाएगा? यदि जो पार्टी है उन्होंने 2% जो है टोटल सीट्स लोकसभा के अंदर अचीव की हो, लेकिन जो 2% टोटल सीट्स लोकसभा के अंदर हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें बताया गया है यदि ये अहर्ता पूरी ना हो रही हो, सेकंड अहर्ता भी पूरी हो रही हो, तो भी वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको दिया जा सकता है। दूसरी अहर्ता क्या है कि जो पूरे लाइक कैंडिडेट्स जो उनके खड़े हुए हैं, उन्होंने जो पूरा पोलिंग हुई उसमें पोलिंग में से 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स उन्होंने अचीव कर लिया हो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर लोकसभा इलेक्शन के अंदर, अदरवाइज और अथवा असेंबली इलेक्शंस के अंदर। एंड साथ ही साथ में हैज़ एटलीस्ट 4 एमपीज इन द लास्ट लोकसभा पोल्स, और उनके 4 एमपी हों, ऐसा हो तो भी हो जाएगी वो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको दिया जा सकता है। या फिर कोई जो पार्टी है वो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर रिकॉग्नाइज की गई हो, तो ऐसी कंडीशन में उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के रिगार्डिंग हमने बात कर ली है। अब हम देखते हैं कि 12 जो चीता हैं वो साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं अभी, है ना। तो इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि क्या है। तो रिसेंटली जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नाम भी आपको याद रखना है, श्री भूपेंद्र यादव है अभी राइट नाउ जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने फाइनली अभी अनाउंस किया है ट्रांसलोकेशन ऑफ 12 चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। तो ट्रांसलोकेटेड करने की बात चल रही है यहाँ पे। तो 18 फरवरी 2023 को इनको ट्रांसलोकेट किया गया, साउथ अफ्रीका से इनको लाया गया और कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश के अंदर लाया गया है। आपको पता है इंडिया के अंदर से 1952 के अंदर चीता जो है वो एक्सटेंट हो चुके हैं। अर्लियर सितंबर में 17 सितंबर 2022 को 8 चीता जो थे वो लाए गए थे नामीबिया से इंडिया के अंदर, वो उनको भी कूनो नेशनल पार्क के अंदर लाया गया था। और इन 8 चीताज में से एक चीता जिसका नाम शहशाह है, उसकी डेथ हो गई है किडनी फेलियर की वजह से 27 मार्च 2023 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूनियन जो मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट किया है कि 2023 डेट जो 4 कब्स हैं वो बॉर्न हुए हैं, ये भी उन्होंने बताया है कूनो नेशनल पार्क के अंदर ही। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है चीताज को लाने का? तो एस्टेब्लिश ब्रीडिंग चीता पॉपुलेशन इन सेफ हैबिटेट्स अक्रॉस इट्स हिस्टोरिकल रेंज एंड मैनेज देम एज ए मेटा पॉपुलेशन। अब देखते हैं चीता के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो चीता जो होता है ना इन वाइल्ड, बहुत मेल एंड फीमेल जो होता है उनका एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 से 12 साल होता है। इनका जो जेस्टेशन जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो 93 डेज के अराउंड होता है। और ये 1 से लेकर के 2 से लेकर के 6 कब्स तक को ये जन्म दे सकते हैं, काइंड ऑफ, ऐसा बताया गया है। चीता इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल। चीता जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, आपको ध्यान रखना है। चीता इज कैपेबल ऑफ रीचिंग स्पीड्स ग्रेटर देन 110 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट ओवर 3 सेकेंड्स। तो ये काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट है चीता की, ठीक है। एंड अफ्रीकन चीता जो होते हैं विद सेवरल सब स्पीसीज अकरिंग इन डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज इज लिस्टेड वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर इनको रखा गया है IUCN रेड लिस्ट के अंदर, अफ्रीकन जो चीताज हैं उनको। तो चीताज के रिगार्डिंग बात हो गई। अब देखते हैं 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, ये क्या थी।
अबाउट 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ये हुई है जनवरी 11/12/2023 में जयपुर के अंदर हुई है ये, और कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। अर्लियर दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन राजस्थान इन 2011 के अंदर हुई थी, ठीक है, 4th टाइम इन जयपुर। आगे बताया गया बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस AIPOC से बोलता है द अपेक्स बॉडी ऑफ द लेजिस्लेचर्स इन इंडिया दैट कंप्लीटेड इट्स हर्डल इट्स सॉरी नॉट हर्डल 100 ईयर्स इन 2021, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ द 82 जो नंबर की जो रही है इसका इनॉग्रल सेशन को एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने AIPOC इन 2021, ठीक है, इन शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर जो था 82 नंबर का हुआ था उसको एक तरह से एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अभी ये 83rd नंबर का हुआ है ना। और अर्लियर दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन राजस्थान इन द ईयर 2011, तो ध्यान रखना 2011 के अंदर राजस्थान के अंदर पहले ये हुई थी, है ना, और 82 नंबर की हुई है 2021 के अंदर, और ये 4th टाइम है ना। देन इन द ईयर 2011 4th टाइम इन जयपुर, तो ये बातें बताई गई हैं। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो शिमला में 1921 के अंदर हुई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट जो आपकी ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कॉन्फ्रेंस है उसके रिगार्डिंग पूरी बातें हमने देख ली है। अब देखते हैं ST स्टेटस टू गॉन्ड कम्युनिटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, तो इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि जो ST स्टेटस प्रोवाइड करने की बात चल रही है गॉन्ड कम्युनिटी को फॉर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो अर्लियर ऑन दिसंबर 14, 2022 द राज्यसभा ने पास किया विद वॉइस वोट दी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022। इट सीक्स टू गिव द ST स्टेटस टू द गॉन्ड कम्युनिटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद रखना है, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चांदोली एंड कुशीनगर। द बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा इन अप्रैल 2022। द पासिंग ऑफ द बिल विल इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ द गॉन्ड कम्युनिटी इन द शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी का नाम याद रखना है, ऑल दैट, ओके। तो असेंबली इलेक्शन 2023 की बात कर लेते हैं अब हम। तो त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अभी हुआ है, तो फरवरी 16, 2023 में इलेक्शन टू द त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड। टू 60 सीट्स के लिए हुआ था। द वोट वर काउंटेड एंड द रिजल्ट वर डिक्लेयर इन मार्च, 2 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। बीजेपी हैज कम टू पावर वंस अगेन इन द स्टेट एज इट बैग्ड ए मेजोरिटी ऑफ 32 सीट्स। 32 सीट्स मिली है बीजेपी को, फॉलोड बाई त्रिपुरा मोथा विद 30 सीट्स। मीनवाइल द कांग्रेस बैग्ड 3 सीट्स एंड CPI-M गॉट 11 सीट्स। तो ये त्रिपुरा इलेक्शन की रिगार्डिंग बात हो गई। अब और देखते हैं थोड़ा सा, बीजेपी के जो लीडर है मनीष शाह जो है टुक चार्ज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द त्रिपुरा फॉर द सेकंड टाइम ऑन 8 मार्च 2023। मेघालय के जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन मेघालय ऑन 27 फरवरी 2023 टू इलेक्ट ऑल 60 मेंबर्स ऑफ द मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली। मेघालय रिकॉर्डेड 81.5% वोटर टर्नआउट इन द पोलिंग हेल्ड ऑन 27 फरवरी 2023, जो कि काफ़ी अच्छा था ये टर्न आउट जो है पूरा। बट वोटिंग वाज हेल्ड इन 59 कॉन्स्टिट्यूंसीज बिकॉज द कैंडिडेट ऑफ द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी डाइड इन मेघालय। द वोट्स वर कंडक्टेड एंड द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर इन 2 मार्च को, 2 तारीख को यहाँ पे भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है ऑन 7 मार्च। अब यहाँ पे आपको नाम याद रखना है इनका, कॉनरेड संगमा वाज स्वर्न इन द मेघालय चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकंड सक्सेसिव टर्म के लिए यहाँ पे इनको मेघालय का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के बारे में देखते हैं। तो ये भी क्या 27 फरवरी 2023 को इलेक्शन होते हैं 60 सीट्स के लिए नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली की, और इसमें भी जो रिजल्ट 2 मार्च को डिक्लेयर होता है। रूलिंग जो है NDPP BJP हैज रिटेन द पावर इन द नागालैंड इलेक्शंस विन 2 पार्टीज हैविंग सिक्योर्ड 33 सीट्स इन 60 मेंबर असेंबली। एंड नागालैंड ऑल्सो स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज इट इलेक्टेड वुमेन लॉ मेकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ है, तो इनका नाम आपको याद रख लेना है, पहले भी इनके बारे में हमने बात की है, जो वुमेन इलेक्टर्स रही हैं उनके बारे में ना। तो एक तो वेस्टर्न अंगामी असेंबली सीट एंड जो सेकंड है वो दीमापुर 3rd कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनको विजय मिली है एक तरह से ना। नागालैंड पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट नेफ्यू रियो है ना टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नागालैंड फॉर द 5th स्टेट टर्म ऑन 7 मार्च 2023। अब देखते हैं केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्क्वेंजर्स टू क्लीन मैन होल्स, इसके बारे में देख लेते हैं। February 24, 2023, the Kerala government has launched the robotic squenger Bandicoot to clean sewage. By doing this, Kerala became the first state in the country to use robotic technology to clean all its commissioned manholes. Bandicoot is inducted under the Guruvayur Sewerage Project by Kerala Water Authority as a part of 100-day action plan of the state government. ध्यान रखना इन सब चीज़ों को आपको। Bandicoot is developed by the Kerala based जन रोबोटिक्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया है।
रोबोटिक्स हैज रिसेंटली बैग्ड द केरला प्राइड अवार्ड एट द हडल ग्लोबल 2002 कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज बाय द केरला स्टार्टअप मिशन। तो ये सब चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं मोधेरा, इंडियाज फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज। मोधेरा के बारे में बात करते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लीड किया है फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड वेरियस प्रोजेक्ट वर्थ 3900 करोड़ टू द नेशन इन मोधेरा। ड्यूरिंग द ओकेशन पीएम ऑल्सो डिक्लेयर विलेज मोधेरा द इंडियाज फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज। अबाउट द सोलर पावर्ड विलेज के बारे में कुछ और जानते हैं। तो मोधेरा विल बी इंडियाज फर्स्ट विलेज टू बिकम ए नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर। It will be the first modern village to have a solar-based, ultra-modern electric vehicle charging station. It is India's first grid-connected megawatt-hours scale battery energy storage system. मोधेरा टेम्पल के बारे में भी जब थोड़ी बात कर लेते हैं, जब मोधेरा को देख रहे हैं, तो मोधेरा इज फेमस फॉर इट्स सन टेम्पल. इट वॉज बिल्ट बाई किंग भीमा फर्स्ट ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. इट इज मेड टू ऑनर the sun god in Modhera village of the Mehsana district on the bank of the river Pushpavati. In 2014, Modhera Sun Temple entered the list of the UNESCO World Heritage Sites. It enjoys the same significance as the other two well-known sun temples. एक तो कश्मीर में जो मार्तंड सन टेम्पल है और एक उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल के बराबर ही ये भी एक तरह से सिग्निफिकेंस को इंजॉय कर रहा है। तो इस तरह से मोधेरा के टेम्पल के बारे में भी देख लिया और मोधेरा के बारे में भी देख लिया हमने। अब देखते हैं हम थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर जो है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम। टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट वैगरीज ऑन द कोस्टल इकोसिस्टम, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन इन द स्टेट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 and 24. The mission to be implemented with the World Bank assistance at an estimated cost of 2,000 crore over the next 5 years. is aimed at preventing sea erosion, reducing marine pollution and conserving marine biodiversity. ठीक है, तो इस वजह से पर्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी न्यूज़ के अंदर है और तमिलनाडु कोस्ट रिस्टोरेशन प्रोग्राम की वजह से, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है और काफ़ी बड़ी एक फंडिंग इसके अंदर एस्टिमेटेड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं थोड़ा सा और चल के। तो जो आपका थंगथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस इन द स्टेट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है। It will be spread across the 80567 hectares in the forest area of the Anthiur and Gobichettipalayam in Erode district of Tamil Nadu. ध्यान रखना है आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम भी। This will be the 18th wildlife sanctuary in the state and will link the Nilgiris Biosphere Reserve with the Kaveri South Wildlife Sanctuary. तो ध्यान रखना है आपको, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ कनेक्ट करेगी एक तरह से ये जो आपकी थंगथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो। ध्यान रखना आपको। अब देखते हैं 17th जो प्रवासी भारतीय दिवस रहा है उसके बारे में थोड़ी न्यूज़ देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर मध्य प्रदेश ऑन जनवरी 9, 2023। प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज की है कमेमोरेटिव पोस्टल जो स्टाम्प्स है इसमें जिसका नाम है सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं एंड ऑल्सो इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर डिजिटल पीबीडी एग्जीबिशन ऑन थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। द थीम ऑफ दिस पीबीडी प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसकी थीम है वो क्या है, कन्वेंशन इज डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ओवर 3500 डायस्पोरा मेंबर्स फ्रॉम नियरली 70 डिफरेंट कंट्रीज हैव रजिस्टर्ड फॉर द पीबीडी कन्वेंशन। चीफ गेस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कौन थे, मोहम्मद इरफान अली प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना थे एंड द स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर वाज मिस्टर ये हैं संतोषी, क्या नाम है इनका पूरा, चंद्रिका प्रसाद संतोषी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है एंड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सुरीनेम। तो ये इसके क्या थे, ऑनर ये थे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर आज मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोषी है ना, संतोखी जो थे वो एक तरह से इसके रिपब्लिक ऑफ सुरीनेम के ये प्रेसिडेंट है। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब देखते हैं आपको आगे संतोखी। ठीक है, अब देखते हैं मणिपुर संगाई फेस्टिवल। मणिपुर संगाई फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं।
तो 30 नवंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया है मणिपुर संगाई फेस्टिवल को वाया वीडियो मैसेज के थ्रू। अबाउट मणिपुर संगाई फेस्टिवल यदि हम देखें तो ये नवंबर 2022 के अंदर हुआ, मणिपुर के अंदर हुआ, और जो थीम थी इस फेस्टिवल की थी वो फेस्टिवल ऑफ वननेस थी। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल संगाई, द ब्रो एंटिलियड डियर फाउंड ओनली इन मणिपुर। ठीक है, तो ब्रो जो एंटिलियड डियर है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं अपन। तो इसमें कॉमन नेम जो है इसका संगाई, ब्रो एंटिलियड डियर, डांसिंग डियर भी बोलते हैं। स्टेटस जो है इसका एनिमल ऑफ मणिपुर, स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर है ये, और शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। एंडेंजर्ड है ऑन IUCN रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। अब देखते हैं कदमत बीच एंड थुंडी बीच गेट ब्लू फ्लैग टैग। तो इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं हम। रिसेंटली अक्टूबर 2022 में ग्लोबली रिकॉग्नाइज और कोवेटेड इंटरनेशनली इको लेबल जो होता है जिसे ब्लू फ्लैग बोलते हैं, हैज बीन अकॉर्डेड टू 2 न्यू बीचेस ऑफ इंडिया। एक तो मिनीकॉय ठुंडी बीच है और एक कदमत बीच है, बहुत ही लक्षद्वीप, दोनों ही लक्षद्वीप के अंदर है। दिस टेक्स द नंबर ऑफ द बीचेस सर्टिफाइड अंडर द ब्लू टैग सर्टिफिकेशन। अब 12 हो चुके हैं ऐसे बीच, और ये 12 के नाम आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक तो कप्पड़ है केरला का, ठीक है, और दूसरे नंबर का बीच हम बोल सकते हैं शिवराजपुर गुजरात के अंदर है, एक है घोघला दीव के अंदर, एक है कसरकोद जो है वो है कर्नाटका के अंदर, पद्दुबिद्री ये है कर्नाटका के अंदर, और एक है कोवलम तमिलनाडु के अंदर, ऋषिकोंडा है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, गोल्डन है आपका उड़ीसा के अंदर, और एक है राधानगर जो अंडमान निकोबार के अंदर है, एंड फाइनली अभी थुंदी बीच और कदमत बीच जो है वो लक्षद्वीप के अंदर है। तो इस तरह से 12 को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं, अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की बात हुई, आगे देखते हैं। अकॉर्डेड बाई फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। व्हाट इज ब्लू फ्लैग टैग? ब्लू फ्लैग टैग होता क्या है? ब्लू फ्लैग इज ए वॉलंटरी टैग गिवन टू द एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड क्लीन बीचेज विद हाइजेनिक फैसिलिटीज, तो उसको ब्लू फ्लैग दिया जाता है। अब देखते हैं गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ऑन दिसंबर 8, 2022 गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो असेंबली के इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे। बीजेपी हैज रिटेन द पावर इन गुजरात फॉर ए रिकॉर्ड 7th स्ट्रेट टर्म, 7वीं बार लगातार। इट वन 156 सीट्स इन 182 स्टेट असेंबली, है ना, तो 156 सीटें मिली हैं। भूपेंद्र पटेल हैज शोन एज द 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात सेकेंड टाइम इन ए रो। द पीपल ऑफ गुजरात वोटेड इन 2 फेजेस। 1 जो हुआ था 1 से 5 दिसंबर, 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 2 फेज के अंदर इलेक्शन हुए हैं। ओवरऑल वोटर टर्न आउट जो रहा है वो गुजरात के अंदर 64.65% रहा है। हिमाचल प्रदेश वोटेड इन ए सिंगल फेज ऑन 12 नवंबर 2022। हिमाचल प्रदेश वोटर टर्नआउट जो था वो 74% रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 40 सीट्स इन 68 मेंबर स्टेट असेंबली एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, दिसंबर 11, 2022 को टुक ऑथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश। याद रखना है आपको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन 2022 देखते हैं क्या है। तो 21 जुलाई 2022 को विद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अबाउट 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 16वें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। 15वीं प्रेसिडेंट इंडिया की बनी है। वॉन बाई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जीता गया है। एनडीए कैंडिडेट ये रही है। रनर अप जो थे इसमें यशवंत सिन्हा थे, यूपीए कैंडिडेट थे। और शेड्यूल ऑफ इलेक्शन 15 जून से 22 जुलाई तक रहा है पूरा इलेक्शन। मेथड ऑफ इलेक्शन आप जानते हैं क्या रहेगा। इलेक्टोरल कॉलेज इज मेड ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्टेड मेंबर है वो सभी इसमें इंक्लूड हो गए। आर्टिकल 50 क्लोज 3 of the constitution provides that the election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot। secret ballot के थ्रू हो रही है वोटिंग, यहाँ पे ध्यान रखना है। to win the candidate must secure 50% of the total votes plus 1। 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की यदि हम बात करें तो श्री जगदीप धनखड़ बिकेम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बने हैं जगदीप धनखड़, और ये 16th वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहा है। He replaces Sri M. वेंकैया नायडू whose term ended on 10th अगस्त 2022। ठीक है, अब देखते हैं CDS के बारे में थोड़ा। Amended Services Rules for the Army, Navy and Air Force। The Ministry of Defence has issued gazette notification to amend regulations of 3 defence forces, Army, Navy and Air Force related to the appointment of the CDS। CDS के बारे में देखते हैं थोड़ा। CDS जो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द नेशन ऑन 15 अगस्त 2019 में।
and the Cabinet Committee on Security. The Cabinet Committee on Security on 24th December 2019 took the decision to create the post of the Chief of the Defence Staff. ये डिसीजन उन्होंने लिया उस टाइम पे. The Chief of the Defence Staff is the permanent chairman of the Chiefs of the Staff Committee and acts as the principal military advisor to the Raksha Mantri on all tri-services matters so as to provide impartial advice to the political leader. Former Chief of the Army Staff, Lieutenant General Vipin Rawat, जो है took office of as the country's first Chief of Defence Staff on 1 जनवरी 2020 को. Vipin Rawat was martyred in a copper crash on the चॉपर क्रैश जो इनका हुआ था, चॉपर क्रैश के अंदर 8 दिसंबर 2021 को उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, और ये शहीद हो गए थे. अब देखते हैं की पॉइंट्स क्या है इसके रिगार्डिंग. चेंजेज इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कुछ चेंज हुआ है. ऑफिसर हु इज सर्विंग एज ए लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल और एन ऑफिसर हु हैज रिटायर्ड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बट हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 62 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ. लेकिन 62 साल की उम्र अचीव ना की हो तो उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है. आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को. ओके, आगे देखते हैं फिर इसी में. क्राइटेरिया देख लिया हमने. द एज लिमिट फॉर सीडीएस पोस्ट इज 65 ईयर्स विद नो फिक्स्ड टेन्योर डिफाइंड. 65 साल तक 65 ईयर्स तक इनका होती है, एज लिमिट होती है और कोई टेन्योर जो है फिक्स नहीं है. अनलाइक द सर्विस चीफ विच इज़ 3 ईयर्स ऑफ टेन्योर और 62 ईयर्स ऑफ द एज. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको. आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग कुछ बातें बताई गई हैं, उसको देखते हैं. जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन फाइनल रिपोर्ट. तो फाइनल रिपोर्ट आई है जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की, इसको देख लेते हैं. तो 5 मई 2022 को जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने सबमिट किया अपनी फाइनल रिपोर्ट. ओके, और अबाउट द कमीशन यदि हम बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन वाज हेडेड बाय द जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा एक तरह से हेड किया गया है डिलिमिटेशन कमीशन को. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू ऑफ द फाइनल रिपोर्ट में क्या है. द टोटल नंबर ऑफ द असेंबली सीट्स इन द यूटी विल इंक्रीज 83 to 90. 83 से 90 तक सीट्स को, नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाएगा यूटी के अंदर असेंबली सीट्स को. आउट ऑफ 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द रीजन 43 विल बी पार्ट ऑफ द जम्मू रीजन एंड 47 फॉर कश्मीर रीजन. कश्मीर रीजन के लिए 47 रहेंगी, याद रखना है आपको. अब देखते हैं इंडिया 33rd एलिफेंट रिजर्व टू कम अप इन उत्तर प्रदेश. तो भारत का 33वां जो एलिफेंट रिजर्व है उत्तर प्रदेश में आने वाला है. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने अक्टूबर 21, 2022 को गेव इट्स नोट टू तेराई एलिफेंट रिजर्व स्प्रेड ओवर 3000 स्क्वायर किलोमीटर इन दुधवा पिलभित रीजन इन उत्तर प्रदेश. तो जो TER है मतलब तेराई जो आपका एलिफेंट रिजर्व है, कंजर्व फॉर वाइल्ड स्पीसीज टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वैम्प डियर एंड वन हॉर्न्ड राइनो इन एंटायर लैंडस्केप. तो इस टाइप के 4 जो इसमें कंजर्व कर रहा है 4 टाइप के वाइल्ड स्पीसीज को. प्रोजेक्ट एलिफेंट की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है 1992 के अंदर एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट्स एंड कॉरिडोर्स. कर्नाटका हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ द एलिफेंट्स. याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसको फॉलो किया जाता है असम और केरला के द्वारा. ठीक है, एलिफेंट सेंसस 2017 के अंदर हुआ था, उसके बिहाफ पे ये पूरी रैंकिंग बताई गई है. आगे देखते हैं. तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ए तो हो गया, बी देख रहे हैं हम नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स. तो कुछ स्कीम्स और इनिशिएटिव्स को देख लेते हैं. तो सागर मंथन करके देखते हैं ये क्या है. तो 23 मार्च 2023 को यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री, क्या नाम है इनका, सबरबानंदा सोनोवाल, वर्चुअली लॉन्च किया है इन्होंने रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑफ MOPSW सागर मंथन. तो ये क्या है, एक तरीके का वर्चुअली लॉन्च किया है, रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है ये. रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है ये सागर मंथन करके. इट इज़ ए डिजिटल प्लेटफॉर्म हैविंग ऑल द इंटीग्रेटेड डाटा रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री एंड अदर सब्सिडरीज. फीचर्स ऑफ द सागर मंथन यदि देखा जाए, डैशबोर्ड के फीचर क्या हैं, तो डाटा विजुअलाइजेशन इसमें है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, इंप्रूव कम्युनिकेशन है, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी है इसके अंदर सागर मंथन के अंदर. तो समझ आया आपको सागर मंथन क्या है. आगे देखते हैं नमामि गंगा इनिशिएटिव के बारे में. नमामि गंगा इनिशिएटिव के रिगार्डिंग कुछ और देख लेते हैं. तो यूनाइटेड नेशंस हैज रिकॉग्नाइज्ड द नमामि गंगा इनिशिएटिव टू रिजुविनेट इंडिया सेक्रेड रिवर गंगा एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड्स रेस्टोरेशन फ्लैगशिप टू द रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड. तो टॉप 10 के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया है. अवार्डेड ऑन December 14, 2022 वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे के दिन इसको अवार्ड दिया गया. अवार्डेड बाय यूनाइटेड नेशंस. नमामि गंगा इनिशिएटिव है. अवार्डेड फॉर टू रेजुविनेट इंडिया सेक्रेड रिवर गंगा. अवार्डेड एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है, तो 23 पेज तक अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो लगभग हमारा 10% इस मैगजीन का कंप्लीट हो गया है अब तक.
अवॉर्डेड एट 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर इसको अवॉर्ड किया गया है टू दी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन द मॉन्ट्रियल कनाडा। अब देखते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में थोड़ा। इट इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 एंड विद बजट outlay of 20,000 crore. It aims to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the national river Ganga. तो नमामि गंगे जो पूरा प्रोग्राम है उसके बारे में आपको ये सब कुछ याद रखना है। अब देखते हैं एनटीपीसी स्टार्ट्स इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन। एनटीपीसी ने स्टार्ट किया इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो रिसेंटली स्टेट ऑन जो पावर जनरेटर है एनटीपीसी लिमिटेड, उन्होंने कमीशन किया है द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इन सूरत गुजरात के अंदर। तो देख लेते हैं इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन जो है वो क्या है। तो स्टार्ट हुआ है 4 जनवरी 2023 को। तो प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट एफर्ट किसका है ये, एनटीपीसी का एंड गुजरात गैस लिमिटेड का जॉइंट एफर्ट है, याद रखना है आपको ये ना। जीजीएल एंड एनटीपीसी का जॉइंट एफर्ट है ये। द फाउंडेशन स्टोन जो है वाज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 13th जुलाई 2022। ग्रीन हाइड्रोजन इन कवश इन सूरत इज मेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर using power from already installed 1 megawatt floating solar project. This feat has been achieved only by few countries like UK, Germany and Australia. तो देख लेते हैं थोड़ा अबाउट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड एनटीपीसी है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनटीपीसी इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 71594 मेगावाट इंक्लूडिंग जेवीज, प्लान टू बिकम ए 130 गीगावाट कंपनी बाई 2032 एंड ये एस्टेब्लिश की गई थी 1975 के अंदर। अब थोड़ा देखते हैं स्मार्ट प्रोग्राम के बारे में। तो ये 2 जनवरी 2023 को स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। स्मार्ट जो है इसकी फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ये प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है आपको। और आगे बताया गया है ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। इट एम्स टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरिया थ्रू आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। तो अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में जाने तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाज फॉर्म्ड ऑन 9th नवंबर 2014 को ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाई गई है, ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं 5 करोड़ सिटीजन्स हैव सब्सक्राइब्ड टू अटल पेंशन योजना। तो सब्सक्राइब किया है इसने 5 करोड़ सिटीजन्स ने अटल पेंशन योजना के लिए, पीएफआरडीए जो है। तो रिसेंटली अटल पेंशन योजना द फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रॉस्ड लैंडमार्क ऑफ 5 करोड़ एनरोलमेंट्स। तो अबाउट द अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो लॉन्च की गई थी अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। ऑब्जेक्टिव जो थे अटल पेंशन योजना के वो थे प्रोवाइड करना ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू ऑल सिटीजन्स पर्टिकुलरली टू पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो 5 करोड़ से ज़्यादा इसके एनरोलमेंट्स हो चुके थे, काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम यदि देखिए तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपकी पीएफआरडीए है थ्रू एनपीएस आर्किटेक्चर के थ्रू इसको एक तरह से पूरा इसको रेगुलेट और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, काइंड ऑफ, है ना, अंडर द आईपीवाई, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत दे इज ए गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर द सब्सक्राइबर्स रेंजिंग बिटवीन 1000 to 5000 per month from the age of 60 years. Government of India will also contribute 50% of the subscribers contribution or 1000 per month, 1000 per annum, whichever is lower, जो भी कम होगा वो। अब देखते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखते हैं थोड़ा। इंडिया ने डिक्लेयर किया है गोल टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाई 2070। एनर्जी यूज हैज डबल्ड इन लास्ट 20 years and is likely to grow by at least 25% by 2030। तो 25% से बढ़ जाएगा 2030 तक जो यूज है एनर्जी का वो। इंडिया करंटली इंपोर्ट करता है 40% ऑफ इट्स प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट, है ना, जिसकी की पूरा वैल्यूएशन होता है $90 billion पर ईयर। इन दिस कंटेक्स्ट यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूवल दिया गया है। अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में थोड़ा यदि हम जाने तो अप्रूव्ड ऑन जनवरी 4, 2023 को इसको अप्रूवल दिया गया, अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और एनजीएचएम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की यदि हम बात करें विल फॉर्मुलेट द स्कीम गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स।
की हाईलाइट्स की यदि इसके अंदर हम बात करते हैं तो मिशन इज प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ए फेज मैनर, फोकसिंग इनिशियली ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन इन सेक्टर्स दैट आर ऑलरेडी यूजिंग हाइड्रोजन एंड इवॉल्विंग एन इकोसिस्टम फॉर R&D एंड रेगुलेशंस एंड पायलट प्रोजेक्ट्स। फेज 1 के अंदर 2022-23 से 2025-26 तक चलेगा और फेज 2 जो होगा 2026-27 से 2029-30 तक चलेगा। ध्यान रखना आपको। इनिशियली आउटले जो है मिशन का वो कितना रखा गया है, वो कितना दिया गया है कितना रखा गया है, इनिशियल जो आउटले है वो 19,744 करोड़ रखा गया है। मिशन सब कंपोनेंट क्या है, तो मिशन के सब कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं। साइड प्रोग्राम है एक, तो अंडर द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, तो ये साइड की फुल फॉर्म है, काइंड ऑफ कुछ है ना। तो टू डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इनिशिएटिव mechanism targeting domestic manufacturing of the electrolyzers and production of the green hydrogen will be provided under the mission। तो ये है साइड प्रोग्राम के अंदर होगा ये। पायलट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है, the mission will also support pilot projects in emerging and use sectors and production pathways। R&D प्रोजेक्ट्स की यदि बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर R&D स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप विल बी फैसिलिटेड। स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो एक कोऑर्डिनेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम विल ऑल्सो बी अंडरटेकन अंडर दिस मिशन। अब देखते हैं मिशन एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तो मिशन के एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 MMT मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम विद एन एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशनल ऑफ अबाउट 125 गीगावाट इन द कंट्री बाय 2030। ग्रे ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन होती है। एक ग्रे हाइड्रोजन होती है, एक ब्लू हाइड्रोजन होती है, ग्रीन हाइड्रोजन होती है। इनकी यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट और लाइटेस्ट एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर। इट इज़ रेयरली फाउंड इन नेचर इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड मस्ट ऑलवेज बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अदर हाइड्रोजन कंटेमिनेटिंग कंपाउंड्स। ओके, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द मेथड ऑफ इट्स एक्सट्रैक्शन हाइड्रोजन इज कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में इसको जनरली बांटा गया है। इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है उस बिहाफ पे, तो यहाँ पे बताया गया है ग्रे हाइड्रोजन कैसी होगी, यदि इसको प्रोड्यूस किया जाएगा वाया कोल और इग्नाइट गैसिफिकेशन। इग्नाइट गैसिफिकेशन जो होता है ब्लैक और ब्राउन, और या फिर कोल के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाएगा तो ग्रे हाइड्रोजन बोला जाएगी। वाया ए प्रोसेस कॉल्ड स्टीम मेथेन रिफॉर्मेशन, SMR प्रोसेस के थ्रू ऑफ नेचुरल गैस और मेथेन इससे बनेगी तो इसे ग्रे हाइड्रोजन बोलेंगे। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो इट इज प्रोड्यूस वाया नेचुरल गैस और कोल गैसिफिकेशन कंबाइंड विद कार्बन कैप्चर स्टोरेज और कार्बन कैप्चर यूज टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। अब देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो इट इज प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर एंड विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। In 2020, India's hydrogen demand stood at 6 million tons per year। तो इतनी डिमांड थी, है ना। अब देखते हैं वाटर विजन @2047 की बात करते हैं। तो मार्चिंग फॉरवर्ड विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047, द गवर्नमेंट इज डेलिब्रेटिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द एक्शन प्लान एंड विजन डॉक्यूमेंट ऑफ द इंडिया @2047। द प्राइम मिनिस्टर हैज प्रोक्लेम्ड द 5P mantra, which include the political will, public finance, partnership, public participation and persuasion for sustainability। तो 5P को याद रखना है आपको, मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। टू टेक फॉरवर्ड एक्शन प्लान, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। तो इसमें हुआ क्या है, जो फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर जो हुई है, वाटर विजन @2047, ये कहाँ पे हेल्ड की गई है, 5 से 6 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर रखी गई है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। उसके ऑब्जेक्टिव जो रहे कॉन्फ्रेंस के वो थे इज टू डेलिब्रेट ऑन वाटर विजन फॉर इंडिया फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, है ना, टिल 2047 एज पार्ट ऑफ लार्जर प्लान ऑफ इंडिया @2047। तो ये पूरा हो गया आपका। अब देखते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, जो कि है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये है जो फरवरी 2023 के अंदर अप्रूव की गई है। अप्रूव इसको किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जो कि चेयर था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और जो अप्रूव्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखना है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 2025-26 के लिए इसको क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है एक तरह से। फाइनेंशियल एलोकेशन इसमें 4800 करोड़ का बताया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हैज बीन अनाउंस्ड इन द फाइनेंशियल मिनिस्टर्स बजट स्पीच 2022 के अंदर इस वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम को फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच 2022 के अंदर इसको अनाउंस किया गया था, ध्यान रखना आपको, है ना। की हाईलाइट्स की यदि हम बात करें तो प्रोग्राम जो इनविसाज करता है, इनविसाज क्या करता है, कवरेज ऑफ बॉर्डर विलेजेज ऑन नॉर्दर्न जो बॉर्डर है ना, हैविंग स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे कुल मिला के डेवलपमेंट की बातें यहाँ इसमें बोली गई है। एंड इट विल रिवर्स द आउट माइग्रेशन फ्रॉम दीज विलेजेस एडिंग टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर करेगा। एंड स्कीम जो क्या करेगी, विल प्रोवाइड फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएशन ऑफ द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 46 बॉर्डर ब्लॉक्स
4 स्टेट्स एंड 1 UT अलॉन्ग दी नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर के आसपास ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। इन द फर्स्ट फेज ऑफ 663 विलेजेस, पहले फेज के अंदर 663 विलेजों को लिया जाएगा, तो इस प्रोग्राम को वहाँ पे लगाया जाएगा, लागू किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स विल बी क्रिएटेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत एंड 100% सैचुरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स विल बी इंश्योर्ड। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के रिगार्डिंग। अब देखते हैं कंट्रीज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट इन पुणे। तो वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो इंडिया का फर्स्ट है वो पुणे के अंदर आया है, तो उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट कंट्रीज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट इज टू बी सेटअप इन पुणे, महाराष्ट्र के अंदर इसको सेट किया जाएगा। और सेटअप किसके द्वारा किया जाएगा? सेटअप बाई सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर दी ग्रीन बिलियंस लिमिटेड, TGBL करके है, दी ग्रीन बिलियंस लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, जो सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है TGBL जो है, इनके द्वारा इसको सेटअप किया जाएगा। और ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिसेंटली वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है वो महाराष्ट्र पुणे में सेटअप किया जाएगा। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 430 करोड़ रुपए बताई गई है। तो इसके की फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। तो प्लांट विल बी सेटअप बाय सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर TGBL हु हैज एंटर्ड इनटू ए 30 ईयर्स लॉन्ग एग्रीमेंट विद पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ इनका 30 ईयर्स का एक लॉन्ग एग्रीमेंट रहने वाला है। इट विल ट्रीट 350 टन्स ऑफ द सॉलिड गार्बेज एवरी डे बाय नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, प्लान इज प्रोड्यूस 10 टन्स ऑफ द हाइड्रोजन डेली फ्रॉम 350 टन्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट। दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंडिया टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वेस्ट, ध्यान रखना है आपको। And the company will invest 350 crore in setting up the plant and additional 82 crore will be spent to construct the storage facility and logistic support को construct करने के लिए 82 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे एडिशनल। The first 10 tons reactor will be installed by नवंबर 2023 तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा एंड टारगेट टू कंप्लीट द एंटायर प्लांट को जो टारगेट है कंप्लीट करने का वो नवंबर 2024 तक कंप्लीट करने का पूरा प्लान है, ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर SUID। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उन्होंने प्रोहिबिट किया है सेल ऑफ हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स विदाउट 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर के हुए बिना। हॉलमार्क यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा उसके बिना जो सेल है उसको एक तरह से रोक दिया है, प्रोहिबिट किया है आफ्टर 31 मार्च 2023 के। टिल डेट द ओल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी विद 4 मार्क्स विदाउट HUID ऑल्सो परमिटेड टू बी सोल्ड बाय द ज्वेलर्स अलॉन्ग विद द 6 डिजिट HUID मार्क। तो अबाउट हॉलमार्किंग ऑफ द ज्वेलरी यदि हम देखें तो हॉलमार्किंग स्कीम फॉर हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी वाज स्टार्टेड बाय BIS इन ईयर 2000, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। 6 डिजिट HUID वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2021 एंड ऑल आर्टिकल्स हॉलमार्क पोस्टेड 1 जुलाई 2021 हैव टू बी हॉलमार्क्ड विद HUID ओनली, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ HUID हॉलमार्क कंसिस्टेड ऑफ 3 मार्क्स, BIS logo, purity of the article and 6 digit alphanumeric HUID। तो each hallmark article has unique HUID number which is traceable, तो इसको ट्रेस भी किया जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब BIS के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अबाउट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है ये। तो BIS जो है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, एस्टेब्लिश की गई है अंदर BIS एक्ट 2016 के अंदर फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, BIS का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है और 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, आर एट कोलकाता के अंदर, चेन्नई के अंदर, मुंबई के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और दिल्ली के अंदर इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। अब धारा जो है उसके बारे में देखते हैं। धारा है जो है इन और टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो क्या है धारा, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो यूनिक एंड फ्लैगशिप इनिशिएटिव धारा और टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम taken up under the aegis of Azadi का अमृत महोत्सव by Ministry of Culture has completed 1 year in February 2023। जो प्रोग्राम है was conceptualized as a series of lectures and discussions dedicated to specific area of inquiry highlighting India's civilizational achievements। धारा embodies the idea of continuous flow। धारा जो होता है ना वो आइडिया जो है कंटिन्यूस फ्लो का उसको दिखाता है, बताता है। ऑफ नॉलेज एंड विजन फ्रॉम वन एज टू अनदर। इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लोकेटेड एट AICTE न्यू दिल्ली इज की एग्जीक्यूशन पार्टनर ऑफ फॉर धारा इवेंट्स, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। धारा के रिगार्डिंग हमने देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं थोड़ा सा। इंडिया रैंक्स ग्लोबली थर्ड इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसके बारे में देखते हैं। तो इंडिया रैंक्स ग्लोबली थर्ड इन स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ द यूनिकॉर्न्स इन्फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री एट DST स्टार्टअप उत्सव। एज पर द लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग देर आर करंटली 108 यूनिकॉर्न्स आउट ऑफ विच 44 वर बॉर्न इन 2021 एंड 22 इन 2022। व्हाट इज यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न होता क्या है? तो यूनिकॉर्न इज अ टर्म यूज इन द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री टू डिस्क्राइब ए प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद ए वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन।
यूनिकॉर्न्स ऑफ इंडिया की यदि बात की जाए तो एज ऑफ दिसंबर 2022 इंडिया इज होम टू 108 यूनिकॉर्न्स. इंडिया हैज इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप्स ग्लोबली विद ओवर 8400 DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स अक्रॉस 640 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री एज ऑफ 8 दिसंबर 2022. ये हमने पूरा स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में बात कर ली है. 11 न्यू रामसर साइट्स इंडिया के अंदर आई है, तो उनकी भी बात कर लेते हैं. The Convention on Wetlands is an intergovernmental treaty adopted on 2 फरवरी 1971 को ये अडॉप्ट की गई थी. कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है इन इंडियन सिटी ऑफ रामसर एंड केम इनटू फोर्स 1975 में फोर्स के अंदर आता है. इन अगस्त 2022 इंडिया एडेड 11 मोर वेटलैंड्स टू दी रामसर लिस्ट के अंदर 11 नए वेटलैंड्स ज्वाइन किए गए हैं, इंडिया के जुड़े गए हैं. की पॉइंट्स अबाउट द रामसर साइट्स इंडिया के अंदर बात करें तो नंबर ऑफ न्यूली एडेड जो रामसर साइट्स है वो 11 है. 11 जो साइट्स है जो ऐड की गई है उसमें तमिलनाडु की 4 साइट्स है, उड़ीसा की 3 साइट्स है, जम्मू कश्मीर की 2 है, 1 फ्रॉम ईच मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. अब टोटल नंबर ऑफ जो रामसर साइट्स है इंडिया के अंदर 75 है. स्टेट हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ द रामसर साइट्स की बात की जाए तो तमिलनाडु के अंदर 14 है और यूपी के अंदर 10 है. लार्जेस्ट वेटलैंड अंडर दी रामसर कन्वेंशन यदि देखा जाए तो ये सुंदरवन है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि 4,23,000 स्क्वायर हेक्टेयर के एरिया में है. स्मॉलेस्ट वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन की बात की जाए तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का 20 हेक्टेयर का जो है वो स्मॉलेस्ट है. फर्स्ट वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन की बात की जाए तो चिल्का लेक और केलादेव नेशनल पार्क राजस्थान जो है 1981 के अंदर फर्स्ट रामसर कन्वेंशन में आने वाले इंडिया के वेटलैंड्स थे. ये हाईलाइट्स की बात की जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू रामसर कन्वेंशन साइंड इन रामसर ईरान इन 1971. तो इंडिया वन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि द कन्वेंशन एंटर इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन 1 फरवरी 1982. तो इंडिया के अंदर ये 1 फरवरी 1982 से कन्वेंशन जो है वो फोर्स में आया है. ड्यूरिंग दिस ईयर इटसेल्फ 2022 ड्यूरिंग दिस ईयर इटसेल्फ 2022 टोटल 19 साइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स. गोवा कर्नाटका गॉट देयर फर्स्ट रामसर साइट दिस ईयर इन 2022. वेटलैंड्स इन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के वेटलैंड्स कवर करते हैं लगभग 4.63% ऑफ दी जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री को ये कवर करते हैं जो वेटलैंड्स है. इन स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड्स की बात की जाए तो गुजरात टॉप पे आता है 34,749.5 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में. आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे, फिर उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आते हैं. अदर फैक्ट्स की यदि बात करें तो कंट्री विद द मोस्ट रामसर साइट्स आर द यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम के अंदर 175 रामसर साइट्स हैं एंड मैक्सिको के अंदर 144 है एज पर द रामसर लिस्ट. और आपको पता है एरिया कितना कम है इनका एज कम्पेयर टू इंडिया की बात की जाए तो, उसके बावजूद भी काफ़ी सारी रामसर साइट्स हैं यहाँ पे. बोलीविया हैज़ लार्जेस्ट एरिया विद 1,48,424.05 स्क्वायर किलोमीटर अंडर द कन्वेंशन प्रोटेक्शन. ठीक है, कनाडा, उसके बाद कनाडा हो गया, चाड हो गया, कॉन्गो हो गया, रशिया फेडरेशन हैव ईच डेजिग्नेटेड ओवर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना. अब देखते हैं स्टेट देखते हैं और मेजर रामसर साइट्स जो हैं उनको देखते हैं. तो पंजाब के अंदर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, हरिके लेक है, रोपर है, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व्स है, कंजली है और नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो ये रामसर साइट्स वहाँ पे है. हरियाणा के अंदर भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है. राजस्थान के अंदर सांभर लेक है और केलादेव नेशनल पार्क है. गुजरात के अंदर यदि बात की जाए तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, थोल लेक है, वाधवन वेटलैंड्स हैं और खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. मध्य प्रदेश के अंदर बात की जाए तो भोज वेटलैंड है, सख्या सागर लेक है, सिरपुर वेटलैंड्स है, जसवंत सागर है. मध्य प्रदेश के अंदर देख रहे हैं. तो महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो नंदपुर महेश्वर, लोनार लेक, थाने क्रीक. गोवा के अंदर नंदा लेक. कर्नाटका के अंदर रंगनिथु बर्ड सेंचुरी जो है वो है. और केरला के अंदर वेम्बानंद कोल वेटलैंड और अस्थामुरी लेक है, फिर ससमकोटा लेक है. जम्मू कश्मीर के अंदर वुल्लर लेक, होकेरा वेटलैंड्स, सुरिनसर मनसर लेक्स हो गई, फिर सालभू वेटलैंड्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स है और हाई गैम वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व्स वगैरह ये है जम्मू कश्मीर के अंदर. लद्दाख में सो मोरिरी सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ना. हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश तो पोंगदम लेक है, चंद्रताल वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड है. उत्तराखंड के अंदर असम कंजर्वेशन रिजर्व्स है. उत्तर प्रदेश के अंदर तो काफ़ी सारे देख लो आप कितने सारे हैं, लाइक अपर गंगा रिवर हो गया, हदेरपुर वेटलैंड हो गया, बखेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, समसपुर वाइल्ड बर्ड सेंचुरी हो गया, पावर्ती अगरा बर्ड सेंचुरी हो गया, समन बर्ड सेंचुरी हो गया, सुसरोवर हो गया, संधि बर्ड सेंचुरी हो गया. मैं ये सारे नाम इसलिए ले रहा हूँ कि याद रह जाएँ थोड़े बहुत, यदि थोड़ा भी हिंट लग गया तो आप काफ़ी अच्छे से इनको कर लोगे. नवल यहाँ पे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी हो गया, सरसाई नवाब झील हो गया. बिहार की यदि बात की जाए तो करबतल वेटलैंड हो गया,
दीपोर बील हो गया असम के अंदर, मणिपुर के अंदर लोकटक लेक हो गया, त्रिपुरा के अंदर रुद्रसागर लेक हो गया, त्रिपुरा के अंदर रुद्रसागर लेक, मिजोरम के अंदर पाला वेटलैंड हो गया, वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन हो गया, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड हो गया, उड़ीसा की बात करें तो चिल्का लेक, सतकोशिया गोर्ज, भितरकनिका मैंग्रोव, हीराकुंड रिजर्वेयर, तमपारा लेक और अनसुपा लेक। और यदि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कोल्लेरू लेक है ना। तो ये काफ़ी सारी रामसर साइट्स हैं। और देख लेते हैं तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पे हम कहाँ देख रहे थे, यहाँ पे हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की। अब तमिलनाडु की बात की जाए तो काफ़ी सारे हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, पिछावरम मैंग्रोव्स हो गए, पल्लाई पल्लाई करानाई मार्च रिजर्व हो गया, उसके बाद वेलोडे बर्ड सेंचुरी हो गई, फिर कुंथनकुल्लम बर्ड सेंचुरी हो गई, फिर करिकल्ली बर्ड सेंचुरी हो गई, फिर उद्या मार्थंदापुरम बर्ड सेंचुरी हो गई, मार्थंदापुरम, फिर आपका हो गया वेदनथल गल बर्ड सेंचुरी हो गई, फिर वेम बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर चित्रागंदी बर्ड सेंचुरी हो गई। ऐसे ही काफ़ी सारी ये सब चीज़ें बताई गई हैं काइंड ऑफ है ना। उसके बाद वेदुवूर बर्ड सेंचुरी हो गई, फिर कंजीरमकुल्लम बर्ड सेंचुरी हो गई, और सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये सब कुछ थे वेटलैंड्स के रिगार्डिंग, जो रामसर साइट्स वगैरह थी हमने देख ली थी। अब देखते हैं लॉन्च ऑफ 5G सर्विस इन इंडिया। तो 5G सर्विस के लॉन्च के रिगार्डिंग इंडिया में बात यहाँ पे चल रही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइनली लॉन्च किया है 5G इन इंडिया के अंदर। 6th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC हेल्ड हुई है 1 से 4 अक्टूबर 2022 के अंदर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर। 5G टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो 5G इज द फिफ्थ जनरेशनल मोबाइल नेटवर्क। 5G इज द लेटेस्ट अपग्रेड इन द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क विद रिड्यूस्ड लेटेंसी देन 4G। तो हाउएवर तो ये इसमें लेटेंसी जो है वो 4G से कम हो जाती है। फ्रॉम लोअर देन 50 मिली सेकेंड्स फॉर 4G, 5G ब्रिंग्स इट डाउन टू बिलो 10 मिली सेकेंड्स एंड इट वर्क्स 3 बैंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। When did India start its 5G प्रोजेक्ट? इंडिया ने अपना 5G प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया? तो बैक इन 2017 द गवर्नमेंट हैड सेट अप द हाई लेवल फोरम फॉर रोलिंग आउट द 5G। द फोरम वाज हेडेड बाय प्रोफेसर AJ फुलराज ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अबाउट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के बारे में यदि हम बात करें, इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 वाज हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1 to 4 2022। इसके बारे में बात हमने कर ली है। इट इज ऑर्गेनाइज विद द थीम ऑफ न्यू डिजिटल यूनिवर्स। थीम ध्यान रखनी है, न्यू डिजिटल यूनिवर्स थीम थी। It was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. The event acts as the largest TMC forum in Asia. It is jointly organized by Indian Government Telecom Department and the Cellular Operators Association of India के द्वारा ये कंबाइंड तरीके से ये पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज की गई थी। अब आगे देखते हैं इंस्पायर स्कीम के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज इंस्पायर स्कीम, इसके बारे में देखते हैं कि क्या है इंस्पायर स्कीम। तो इंस्पायर स्कीम के बारे में देखते हैं। अब हम इंस्पायर स्कीम के बारे में देखते हैं। तो 14 सितंबर 2022 को, ठीक है, 9th नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन जो है NLEPC ऑफ इंस्पायर अवार्ड। तो इसमें मानक करके एक वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है? मिलियन माइंड्स ऑग्यूमेंटिंग, फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज वाज इनॉग्रेटेड इन दिल्ली वेयर द एग्जिबिट्स ऑफ 556 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री वर डिस्प्लेड। तो इसमें देखते हैं इंस्पायर स्कीम है क्या। इंस्पायर स्टैंड्स फॉर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ किसका है? DST का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। DST की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पायर क्या है? टू कम्युनिकेट टू द यूथ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री द एक्साइटमेंट्स ऑफ क्रिएटिव परस्यूट ऑफ साइंस एंड अट्रैक्ट टैलेंट टू स्टडी ऑफ साइंस एट एन अर्ली एज। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है इंस्पायर का। स्कीम वाज अप्रूव्ड इन नवंबर 2008। 11th जो प्लान था ना आपका 5 ईयर प्लान, उसके अंदर इस स्कीम को अप्रूव किया गया था। PM श्री स्कूल्स स्कीम देखते हैं ये क्या है। तो 7 सितंबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की है PM श्री स्कूल्स PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, ठीक है। तो इसमें PM श्री स्कूल्स के अंदर स्कीम के अंदर है क्या? अप्रूव किया गया है 7 सितंबर 2022 को इस स्कीम को अप्रूव यूनियन कैबिनेट हेडेड बाई PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ऑब्जेक्टिव इसका है टेस्ट बेड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020 के लिए टेस्ट बेड के तौर पे इसको देखा जाता है ना, देखा जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीम यदि देखा जाए तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। इट इज फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम टोटल 14,500 schools across the country will be converted into PM श्री schools. These schools will be strengthened academically, infrastructure wise, technologically to showcase ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को शोकेस करने के लिए इन स्कूल्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा काइंड ऑफ, है ना। आगे बताया गया है
तो ये आपका हो गया पीएम श्री स्कीम के रिगार्डिंग। अब देखते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये क्या है। सितंबर 9 2022 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को। की हाईलाइट्स ऑफ दिस मूवमेंट क्या है, तो इसमें ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का टू एक्सेलरेट द कंट्रीज प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी एलिमिनेशन बाय 2025 के दो कंपोनेंट बताए गए। एक तो निक्षय मित्रा डोनर इनिशिएटिव है और दूसरा है निक्षय पोर्टल। तो निक्षय मित्रा क्या है ये, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी अडॉप्ट ए टीबी पेशेंट, है ना। तो इसमें एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करो, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। निक्षय मित्राज इनिशिएटिव है। निक्षय मित्राज वुड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू ऑल ऑन ट्रीटमेंट टीबी पेशेंट्स एंड निक्षय पोर्टल जो है, निक्षय मित्रा कैन अडॉप्ट टीबी पेशेंट्स थ्रू दिस पोर्टल। तो ये निक्षय पोर्टल है। अग्निपथ जो डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म है उसको देख लेते हैं क्या है। तो 14 जनवरी 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनवील किया है अग्निपथ स्कीम को फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स अक्रॉस दी 3 सर्विसेज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के अंदर। Those recruitments will be carried Agniveer and this will be only mode of recruitment of other ranks in armed forces. What is Agnipath? Agnipath है क्या? तो Agnipath scheme around 45 to 50,000 soldiers will be recruited annually and will be discharged on completion of 4 years of the service. At the time of completion of their 4 years of the service, on discharge, Agniveer will be paid a Seva Nidhi package of around 11 lakhs to enable them to return to society for pursuing employment in other sectors. After discharge, all of them will be able to apply for permanent commission and up to 25% of them will be granted permanent commission. Agniveer after their discharge will not be eligible for any pension, gratuity or other facilities being offered to regular recruits. तो ये पूरा अग्निपथ स्कीम के बारे में और अग्निवीर के बारे में हमने देख लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम देखते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम एट इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने किया है कॉन्फ्रेंस को। अबाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम के ऊपर देखें तो ये है 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 7-8 अक्टूबर 2022 को ये रखा गया। थीम जो थी इस कॉन्फ्रेंस की वो थी इसकी थीम थी जलधि पुरयात्रा, एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चरल लिंकेज अलॉन्ग द इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज। प्रोजेक्ट मौसम वार लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, GOI जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उनके द्वारा मौसम को लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट को। अबाउट प्रोजेक्ट मौसम यदि हम बात करें तो प्रोजेक्ट मौसम वार लॉन्च इन 2014 एट द 38th वर्ल्ड हेरिटेज सेशन इन दोहा, कतर। तो ये 2014 के अंदर प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट मौसम इज ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है। धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 जो है इसको देखते हैं। तो 18 से 20 सितंबर 2022 को धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर ये हुई है। टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इसको अटेंड किया है और ऑर्गेनाइज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। धर्मशाला डिक्लेरेशन जो है 2022 है, इसको अडॉप्ट किया गया है। इसमें धर्मशाला डिक्लेरेशन अफर्म्स द प्लान टू पोजीशन इंडिया एज ए मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2023। अब देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू टूरिज्म। यदि हम देखना चाहें तो स्वदेश दर्शन करके स्कीम है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ध्यान रखना है, पहली ऐसी स्कीम है जब तक हम देख रहे हैं जो कि सेंट्रल सेक्टर आई है, अदरवाइज ज़्यादातर स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ही थी। सभी स्कीम अब तक जो हम देख रहे थे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ही थी। स्वदेश दर्शन स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च की गई है 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रसाद स्कीम की यदि बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रसाद स्कीम इन ईयर 2014-15 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो प्रसाद स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती है। द फुल फॉर्म ऑफ द प्रसाद स्कीम जो है वो है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें तो लॉन्च की गई है 2015 के अंदर ऑन द ओकेजन ऑफ 140वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल के ऊपर एक भारत श्रेष्ठ भारत लॉन्च किया गया था। अब थोड़ा मेक इन इंडिया ने अभी कंप्लीट कर लिया है 8 साल, तो इसको देखते हैं अबाउट द मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया सितंबर 25 2014 को लॉन्च किया गया था। 8 साल इसके हो चुके हैं सितंबर 25 2022 को। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। तो 4 पिलर है इसके, न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट। तो ये इसके 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हाईलाइट्स जो अचीवमेंट रही है मेक इन इंडिया की। तो मेक इन इंडिया हैज सब्सटेंशियल एक्म्प्लिशमेंट अक्रॉस 27 सेक्टर्स। FDI इनफ्लो इंडिया स्टूड अप $45.15 बिलियन जो था 2014-15 में, वो अब रिकॉर्डेड हाई होके $83.6 बिलियन 2021-22 में पहुंच गया था। FDI हैज कम फ्रॉम 101 countries and invested across 31 UTs
एंड स्टेट एंड 57 सेक्टर्स इन द कंट्री। अब देखते हैं बुरहानपुर, एमपी के अंदर बुरहानपुर है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी है सर्टिफाइड हर घर जल के लिए। तो जो मध्य प्रदेश की बुरहानपुर पॉपुलरली नोन एज द दरवाजा ऑफ दक्षिण बिकम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। इसको सर्टिफिकेशन दिया गया है जुलाई 2022 के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर। सर्टिफिकेशन जो है वो बेस्ड किसके ऊपर है, सेल्फ डिक्लेरेशन बाई ऑल दी 254 विलेज इन बुरहानपुर के द्वारा, सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ है। रिलेटेड स्कीम जो है वो सर्टिफिकेशन जो है सेल्फ डिक्लेरेशन बाई ऑल दी 254 विलेज इन बुरहानपुर। रिलेटेड स्कीम जो है इसके रिगार्डिंग जो स्कीम है वो है जल जीवन मिशन। थोड़ा जल जीवन मिशन को देख लेते हैं, इसके रिगार्डिंग जो स्कीम है उसको या मिशन को। तो जल जीवन मिशन इज एनविसाज्ड टू प्रोवाइड safe and adequate drinking water through the individual household tap connection by 2024 to all households in rural India. It was launched in August 2019 and envisages 55 liters of the water per person per day to every rural household by 2024. Mission functions under Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti के अंदर ये मिशन जो है फंक्शन करता है। The Jal Jeevan Mission will be based on a community approach to water. In August 2022, Goa and Dadra Nagar Haveli and Daman Diu become the first हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स एंड यूटीज इन द कंट्री रेस्पेक्टिवली। तो अगस्त 2022 के अंदर गोवा एंड दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव जो है बने हैं, बिकम्स द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स, ठीक है, एंड यूटी इन कंट्री रेस्पेक्टिवली। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो इनॉग्रेशन हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 16 जुलाई 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, एंड इनॉग्रेट किया गया है इसको खेतरी विलेज इन ओराई तहसील ऑफ जालौन उत्तर प्रदेश के अंदर। इट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन रिकॉर्ड 28 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट किया गया है, 8 मंथ्स अहेड ऑफ द डेडलाइन से 8 महीने पहले इसको कंप्लीट किया गया। अब थोड़ा की फैक्ट्स देख लेते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है 296.07 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे है, एक्सप्रेसवे है सॉरी। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ अराउंड 14,850 करोड़। इट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर एजिज ऑफ द उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका नियर भारत कूप एट द झांसी प्रयागराज एंड 35 इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। एंड पॉइंट जो इसका है वो है कुदरेल, नियर कुदरेल विलेज इन इटावा डिस्ट्रिक्ट वेयर इट्स मर्ज विद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मर्ज हो जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पासिस थ्रू दी 7 डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि कौन कौन सी है, चित्रकूट है, बंदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, औरिया है और इटावा से ये कुल मिला के गुजर रहा है। अब देखते हैं एक स्कीम है स्वनिर्भर नारी स्कीम, इसके बारे में बात करते हैं। स्वनिर्भर नारी स्कीम क्या है। तो लॉन्च की गई है जुलाई 19, 2022 को गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा स्वनिर्भर नारी स्कीम लॉन्च की गई है। बेनिफिशरीज जो है इसके वीवर्स ऑफ द स्टेट हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ द हैंडलूम एंड टेक्सटाइल जो है इसमें इन्वॉल्व है डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव जो है एम्पावर करना फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड जो वुमेन हैं उनको एम्पावर करना है, इस स्कीम का जो पर्पज है वो। एंड द फर्स्ट फेज वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2020 के अंदर इसका फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया। द स्कीम इज प्रायोरिटाइज द हैंडलूम सेक्टर particularly for indigenous women weavers. This scheme will assist these individuals to expand their businesses and support their families financially. पेसर की बात करते हैं, PACER, पेसर इनिशिएटिव क्या है। तो कायरोस्फीयर इज फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम। तो कायरोस्फीयर जो फ्रोजन वाटर पार्ट होता है ना अर्थ सिस्टम को, उसको कायरोस्फीयर बोलते हैं। इंडिया गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड पोलर साइंस एंड कायरोस्फीयर, जिसे जो कि पेसर की फुल फॉर्म है, पोलर साइंस एंड कायरोस्फीयर, इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो पेसर जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है, स्पेसिफिकली आपको याद रखना है इस चीज़ को कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की ये स्कीम है। मार्च 2022 के अंदर इसको अप्रूव किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर सिस्टम विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन अंटार्कटिका, आर्कटिक अंटार्कटिका एंड ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय पे स्पेशल फोकस रहने वाला है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जिसकी है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, NCPOR, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। ड्यूरेशन ऑफ द इनिशिएटिव क्या रहेगा। द इनिशिएटिव हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन ड्यूरिंग 2021 से लेकर 2026 तक। तो ये था पेसर स्कीम के बारे में। तो इस तरह से एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब C सेक्शन के ऊपर हम आ गए हैं जिसमें कि हम नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स को देखेंगे। तो ये सब हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे हम। धन्यवाद।